हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट एनालिसिस इतने कम रॉ मार्क्स पर सिलेक्शन, इसलिए कह रहा था कि इस बार 40 मार्क्स वालों का भी होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं आपसे कई बार कहा कि इस बार 40 मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे हुआ क्या, वही नॉर्मलाइजेशन का जादू जो हमेशा होता है। ठीक है, इस बार बहुत से लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इस बार परसेंटाइल स्कोर है, ये है वो है। तो मैं क्या बोला था, परसेंटाइल स्कोर का नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। वो महज रैंक डिसाइड करने के लिए, ना कि वो कोई नॉर्मलाइजेशन का पार्ट है। आपको मालूम होगा, इस पर बहुत सारे अफवाहें फैलाए गए थे कि इस बार परसेंटाइल से नॉर्मलाइजेशन होगा, तो फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है मतलब कि स्टेट्स वाले फॉर्मूले से वो नहीं होगा। तो सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है और परसेंटाइल भी, जो मैं आपसे लगातार कहता हूँ, शुरू से कहता। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग सच और झूठ को पहचानना सीखें, मैं बार बार कहता हूँ। और यही कारण था, मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि आप लोग उम्मीद बनाए रखो, सब कुछ नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है। आप लोग प्रिपरेशन पर फोकस करो। और इस बार मेरी गारंटी है 40 वालों का भी सिलेक्शन होगा। तो मैं तो बस दावा किया था SC ST वालों के लिए, EWS वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा बड़ा मतलब चमत्कार हो गया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन का सच में कहे जादू ही हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम नॉर्मलाइज मार्क्स कट ऑफ की बात करें तो UR का गया 65.87, ठीक है। SC का गया 49.33। हम परसेंटाइल स्कोर की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसे आप सही से पहचान नहीं पाएंगे, वो क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है। तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा और ना ही उससे आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार जो आपको कट ऑफ बताया था, वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही बताया था, क्योंकि मैं शुरू से जानना था नॉर्मलाइजेशन होगा, वो फिक्स है। और उसके बाद उस पर आपका परसेंटाइल स्कोर बनेगा। और कमेंट में भी कई लोग पूछ रहे थे कि आप बार बार नॉर्मल मार्क्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस बार तो परसेंटाइल स्कोर बनने वाला, ये होने वाला, वो। तो मैं उनसे बार बार रिप्लाई में यही कह रहा था कि जो परसेंटाइल स्कोर है वो महज आपका रैंक डिसाइड करता है, वो आपका मार्क्स नहीं डिसाइड करता है। सब कुछ आपका रॉ मार्क्स होता है। रॉ मार्क्स पे ही आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बनेगा और फिर नॉर्मलाइज मार्क्स पे ही आपका परसेंटाइल स्कोर बनेगा। ये मैं कुछ कमेंट्स में पीछे बताया भी, आप लोग कमेंट्स उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का है। और रेलवे इस बार बोला था कि हम नॉर्मलाइजेशन शायद न कराएं, तो मैं क्या बोला था कि एक शिफ्ट में तो एग्जाम होना पॉसिबल है नहीं। और जब एक शिफ्ट में एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन इन्हें करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अब बहुत से लोग ये भी करते हैं नॉर्मलाइजेशन नोटिस आके उसके बाद भी कि इस बार अगर नॉर्मलाइजेशन होगा भी तो 2 से 3 नंबर से अधिक का नहीं होगा। तो सच्चाई आपके सामने फ्रेंड्स, देख लीजिए कितने नंबर का हुआ है, मैं आपको दिखाया था प्रूफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं UR का जो नॉर्मलाइज कट ऑफ गया 65.87 गया है, SC का 49.33 गया है। मैं क्या बोला था, SC ST वालों 40 पे भी उम्मीद कर लेना, तो वही चीज़ है, ये तो दिख ही रहा है। यहाँ भी EWS का केवल 40 पे एग्जैक्टली गया है, नॉर्मलाइज स्कोर 40 है, यानी रॉ स्कोर 30 भी शायद रहा होगा तो भी हो गया होगा इसमें ऐसा। ठीक। और OBC का 58.53 है। और मैं दिखाता हूँ एक स्कोर, रॉ स्कोर दिखा रहा हूँ मैं आपको, यानी कितना नॉर्मलाइज हुआ होगा कम से कम, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक तो स्कोर कार्ड नहीं आया है, बट कितना नॉर्मलाइज हुआ होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए OBC का है 49.672, सेम रोल नंबर है, मिला लीजिए 1541942 600 63506। ठीक है, मतलब कि कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि सारा खेल उसी का है। ठीक, यहाँ 49 पॉइंट कितना, सॉरी, यहाँ पे OBC कट ऑफ गया 58.53 और इस बंदे का स्कोर है 49.67, यानी कि ऑलमोस्ट 9 मार्क्स तो कम से कम बढ़ा ही बढ़ा है। अब इसके ऊपर कितना बढ़ा है कोई नहीं जानता है। ठीक है, इसके ऊपर कितना बढ़ा है कोई नहीं जानता है, बट 9 मार्क्स तो कम से कम बढ़ा है, तभी तो इसमें रिजल्ट में इन हुआ है ये बंदा। खुद सोचो, यानी कि नॉर्मेशन तो हुआ है ना वो पहले के ही तरीके से। मैं कह भी रहा था कि लगभग 20 नंबर तक बढ़ेंगे। ठीक है, और यही चीज़ मैं SSC CGL में भी बोला हूँ, लगभग 20 नंबर तक बढ़ेगा। तो कुछ लोग इस बार क्या बोल रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स बोले थे कि इस बार मतलब मार्क्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 20 तक नहीं बढ़ेंगे, 2 3 बढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं फिर वही कहूँगा, आप लोग सच गलत को पहचानना सीखो, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। मैं हर एक बात अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता हूँ, अपने इन्फॉर्मेशन के बेस पे बोलता हूँ, ऐसे हवा हवाई नहीं बोलता हूँ। मैं इसी लगातार आपसे कह रहा था कि आप लोग PET पर फोकस करो, PET इतना आसान नहीं है। ठीक है। अब जैसे देख रहे हैं आज भोपाल का रिजल्ट आ गया, बाकी किसी जोन का अभी तक नहीं आया है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि जो ग्रुप डी की जिम्मेवारी है वो भोपाल को ही दिया गया है, आरआरबी भोपाल को ही दिया गया है। तो भोपाल ने टेस्टिंग के लिए उस रिजल्ट को डाला है केवल, और कोई बात नहीं है। बाकी जोन का रिजल्ट आएगा, बट हो सकता है कल तक आए, आज आने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। मैं पहले भी यही बात कहा था, सुबह वाले वीडियो में भी यही कहा था कि रिजल्ट आना स्टार्ट हो सकता है कल से हो।
ठीक है। और मैं बता दूं, 1-2 जोन का तो पीडीएफ आपको पहले देखने को मिलेगा नहीं, उससे पहले स्कोर कार्ड आ जाएगा। और पहला जोन हमारा गोरखपुर है भैया, उसे उसका हक कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, वो हमेशा पीडीएफ लास्ट में देता है, देता है, देता है। इस बार भी ऐसा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस बार तो थोड़ा सा मतलब कि ट्रेजेडी हो गया था आरबी गोरखपुर के साथ। रीज़न ये था कि चेयरमैन हटा दिए गए थे, तो अब नए चेयरमैन आ गए हैं, बट फिर भी जो गोरखपुर है ना, उसके जो एम्प्लॉय वही है ना। तो गोरखपुर पीडीएफ देने में हमेशा पीछे रहेगा, उससे पहले उसका स्कोर कार्ड आ जाएगा। यानी कि गोरखपुर के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें उनका कट ऑफ तो नहीं पता चल पाएगा, बट उन्हें उनका स्टेटस और उनका खुद का पर्सनल मार्क्स दिख जाएगा कि उनका कितना रॉ मार्क्स है, उनका कितना नॉर्मलाइज मार्क्स है, उनका कितना परसेंटाइल स्कोर है। ठीक है, और वो पीईटी के लिए क्वालिफाई किए नहीं क्वालिफाई किए। बट उन्हें ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाएगी जब तक पीडीएफ नहीं आएगा कि वो कट ऑफ से कितने मार्क्स प्लस हैं, क्योंकि आप जानते हैं पीईटी के बाद भी कट ऑफ बढ़ता है। पिछले बार लगभग 5 मार्क्स बढ़ा था। ठीक है, लगभग हर एक जोन में। इस बार उम्मीद है 3 मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स अब्सेंट ज़्यादा होंगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कम मार्क्स भी हैं तो भी आप पीईटी पर फोकस करो। पीईटी ही सब कुछ अब आपके लिए है, आपके हाथ में पीईटी के अलावा और कुछ नहीं है। रिटन में आपको जितना अपना 100% देना था दे चुके हैं, अब आपको पीईटी में अपना 100% देना है। बाकी उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, और मेडिकल में अगर कोई कहीं कोई इश्यू है तो उसमें आपकी वो नहीं, वो भगवान की माया है, उसमें क्या हो सकता है। अब मान लीजिए किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो चाह करके भी सही नहीं कर सकता, तो ऊपर वाले की देन है, उसे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभी आपके हाथ में है, फिजिकल आपका आपके हाथ में नहीं, रनिंग आपका आपके हाथ में है, तो उसे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। मैं यही कह रहा हूँ, आपके साथ भी चमत्कार हो सकता है आपका 40 से भी कम हो और आपका लिस्ट में नाम आ जाए, रोल नंबर आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए मैं शुरू से कह रहा था कि आप लोग पीईटी पर फोकस करो। अभी विश्वास नहीं, मेरे पुराने वीडियोस उठा करके देख लो, मैं कितने बार चिल्ला चिल्ला करके बोला हूँ। मैं बार बार बोला हूँ कि अगर यूआर वाले 50 भी बन रहे हैं या उससे ऊपर बन रहे हैं तो वो पीईटी में लग जाए। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, बट नॉमिनेशन के बाद चांस बन सकते हैं। और ओबीसी के लिए 45 बोला था, मैं ईडब्ल्यूएस के 45 बोला था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का हर जगह इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा। डिपेंड करता है कितने लोग सर्टिफिकेट बनवाए थे, कितने लोग यस किए थे। मैं उस टाइम भी लगातार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भले ही आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, लेकिन आप लोग ईडब्ल्यूएस चूज़ कर लो। तो लोग नहीं माने, क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि नोटिफिकेशन के पहले का होना चाहिए। बस वही गलती होगी, इस डेट के पहले का होना चाहिए, नोटिफिकेशन लास्ट डेट जो होता है फॉर्म भरने का उसके पहले का होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहता, बस रेलवे नोटिफिकेशन में लिखता है ये बात, फॉलो नहीं करता है। क्योंकि मैं पिछला डीवी मेडिकल दिया हूँ, मुझे मालूम है क्या होता है। मैं खुद ओबीसी सर्टिफिकेट उस बार नया बना लिया, इस बार भी नया बनवा के ले जाऊँगा। वहाँ डेट मायने नहीं रखता है, आपको नया हर हाल में बनवाना ही होता है। मैं बार बार चिल्ला रहा था, लेकिन आप लोग नहीं माने। क्यों? क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स बोल दिए थे कि इसका डेडलाइन दिया हुआ, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, मेरे पास तत्काल में सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं ईडब्ल्यूएस चूज़ नहीं करूँगा। तो आप बड़े यूट्यूबर से विश्वास करो, आप देखते हो किसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कौन क्या बोल रहा है, सब्सक्राइबर के बेस पे बोलते हो। ये नहीं देखो किसको कितना एक्सपीरियंस है, कौन उस भर्ती से गुजरा है, कौन नहीं गुजरा है। तो जब मैं चिल्ला रहा था कि आप ईडब्ल्यूएस चूज़ कर लो, ईडब्ल्यूएस चूज़ कर लो, तो आप तो चूज़ किए नहीं। तो अब उसका गलती देखो कितना लो कट ऑफ जा रहा है। अगर आप चूज़ कर लिए होते बिना सर्टिफिकेट के भी, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होता। अगर मान लो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता या फिर आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड घोषित कर देता, तो आप यूआर में रहते वैसे भी। जैसे अभी आप यूआर चूज़ किए हो, कम से कम ईडब्ल्यूएस तो थोड़ा चांस तो रहता। लेकिन अब आपने ईडब्ल्यूएस को नो ही कर दिया डायरेक्टली, तो फिर कहाँ कोई चांस रह गया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स, आप लोग ईडब्ल्यूएस चूज़ कर दो, वहाँ पे नया सर्टिफिकेट ही लगता है, वहाँ पे डेडलाइन कुछ नहीं होता है। आप जिस दिन डीवी कराने जाओगे उसको 2 दिन पहले बना सकते हो, उसको 1 दिन पहले बना सकते हो। मैं लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे देख लो ईडब्ल्यूएस का कितना फ़ायदा मिल रहा है, और जो लोग कुछ लोग 2 लोग मेरा बात माने थे उन्हें इसका फ़ायदा दिख रहा है, और ये फ़ायदा पाएंगे भी, सिलेक्शन भी पाएंगे। और जो लोग मेरा बात नहीं माने, वो देख लिए उनका क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अब बाद में जब कोर्ट केस करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि रेलवे ने मौका आपको दिया था चूज़ करने का, आपने चूज़ नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।